नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं 2025 के वार्षिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि वर्ष 2025 आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, क्या लाभ और क्या हानि। आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है, यदि आप अविवाहित थे तो क्या आपका विवाह इस वर्ष होगा या नहीं होगा। साथ ही साथ संतान से संबंधित चीजें, प्रेम संबंध को लेकर के, करियर को लेकर के, आजीविका को लेकर के एवं धन इत्यादि को लेकर के, और साथ ही साथ जीवन के अनेक मुख्य पहलू जो होते हैं उनको लेकर के आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हमारी चर्चा होने जा रही है। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो ग्रहों के गोचर पर आधारित होता है। अब चूंकि ये वार्षिक राशिफल का कार्यक्रम है तो इस राशिफल में हम उन ग्रहों के विषय में चर्चा करेंगे जो कि स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट हैं। इस राशिफल के कार्यक्रम में मेनली हमारी चर्चा होने वाली है गुरु ग्रह से संबंधित, शनि से संबंधित और राहु केतु से संबंधित, क्योंकि वर्ष 2025 में ये स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट चारों के ही चारों राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो प्लैनेट्स होते हैं जिनकी स्पीड तेज होती है, जैसे कि सूर्य हो गए, मंगल हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, इनके विषय में जो चर्चा होती है ये हम मासिक राशिफल में करते हैं। और वार्षिक राशिफल में हम स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट्स के विषय में चर्चा करते हैं, क्योंकि ये वो ग्रह हैं जो कि हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव लेकर के आने वाले होते हैं। अब सबसे पहले तो आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है गोचर पर आधारित होता है, और गोचर निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण अध्ययन कराना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो नंबर्स दिख रहे हैं उन पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क अवश्य करके अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करा लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं कि वर्ष 2025 में किन ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। स्क्रीन पर जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है वो 1 जनवरी 2025 के दिन की प्लैनेटरी पोजीशन का दिख रहा है। वर्ष 2025 में शनिदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये 29 मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश करेंगे, अपनी कुंभ राशि को छोड़कर के मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां की ये पूरे 2.5 वर्ष रहेंगे। और साथ ही साथ 30 जून 2024 से लेकर के 15 नवंबर 2024 तक, यानी कि 139 डेज तक ये वक्री रहने वाले हैं। इस विषय में जो चर्चा होगी इनके वक्रत्व काल की, ये मासिक राशिफल में होगी। मुख्यतः शनि कुंभ राशि को छोड़कर के मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं 29 मार्च 2025 के दिन। देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे 14 मई 2025 को, और ये वृषभ राशि को छोड़कर के मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 18 अक्टूबर 2025 को ये कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ में 11 नवंबर 2025 के दिन ये वक्री हो जाएंगे, और 5 दिसंबर 2025 के दिन मिथुन राशि में वक्र गति से ही प्रवेश करने जा रहे हैं। इस विषय में भी चर्चा आज के इस राशिफल में होने वाली है। साथ ही साथ 18 मई 2025 को राहु कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, और केतु 18 मई 2025 को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में। तो इन्हीं ग्रहों के राशि परिवर्तन के आधार पर आज का ये राशिफल का कार्यक्रम होने वाला है। आज का ये जो राशिफल का कार्यक्रम होने वाला है ये आपके लग्न एवं आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। चंद्र राशि यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है वही आपकी चंद्र राशि है। और यदि आप अपने लग्न और चंद्र राशि के विषय में नहीं जानते हैं तो आप अपने नाम राशि के आधार पर भी आज के इस राशिफल के कार्यक्रम को सुन सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं कर्क लग्न एवं कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 क्या लेकर के आ रहा है। कर्क लग्न एवं कर्क राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो अभी तक, या आप कह लीजिए 29 मार्च 2025 तक, शनि आपके लिए अष्टम भाव में संचरण कर रहे थे, जो कि अच्छा नहीं था। ये शनि की ढैया के रूप में माना जाता है। आपको शनि की ढैया चल रही थी। 29 मार्च के बाद में शनि की ढैया से आप मुक्त हो जाएंगे। अभी आप महसूस कर रहे होंगे कि लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है, करियर में कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, करियर में ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, अच्छा करने के बाद भी आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा है, करियर में ग्रोथ नहीं है, बॉस के साथ रिलेशंस खराब हैं, पैसों की तंगी, अनेकानेक प्रकार की परेशानियां, कुटुंबीजनों के बीच में विवाद है, और वाणी भी आप ना चाहते हुए भी कड़वा बोल दे रहे हैं, लव लाइफ में भी परेशानी है, संतान इत्यादि को लेकर के भी कष्ट है। तो इन सभी चीज़ों से मुक्ति का समय आ गया है। 29 मार्च 2025 के दिन शनि राशि परिवर्तन करेंगे और अष्टम भाव से निकल करके नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। और कर्क लग्न एवं कर्क राशि के जातकों के लिए शनि का यह राशि परिवर्तन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता हुआ दिखाई दे रहा है।
अगर इसको आप समझने का प्रयास करें तो कर्क लग्न एवं कर्क राशि के जातकों के लिए शनि कोई कारक प्लैनेट नहीं है, बट सप्तम भाव और अष्टम भाव के स्वामी होकर के नवम भाव में संचरण करना प्रारंभ कर रहे हैं। सप्तम भाव के स्वामी का नवम भाव में जाना ये आपको आपके जीवन साथी से जोड़ करके भाग्य का साथ दिलाता है, और आपको यदि आप व्यापारी हैं तो आपको व्यापार में अच्छी सफलताओं को प्रदर्शित करता है। और अष्टमेश का नवम भाव में जाना जरूर थोड़ा सा भाग्य को कमजोर कर देता है, बट भाग्य का साथ आपको कई बार अकस्मात रूप से भी मिल जाता है। जहां पर आपने ना सोचा हो वहां पर भी आपके काम भाग्य के सहारे बन जाते हैं। धर्म कर्म और स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्योतिष इत्यादि ऑकल्ट साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, गुप्त विद्याओं के पॉइंट ऑफ व्यू से शनि का गोचर 9th हाउस में अष्टमेश होकर के होना काफी अच्छा होगा। शनि जब नवम भाव में संचरण करेंगे तो भाग्य का साथ धीमी गति से मिलेगा, बट मिलेगा कल्पना से अधिक। तो एटलीस्ट आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा और उस भाग्य के साथ की वजह से आपके काम बन जाएंगे, यही आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। भाग्य भाव में बैठेंगे जब शनि आकर के तो उनकी दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी। अब 11वें भाव पर शनि की दृष्टि हो तो इनकम स्लो होती जरूर है, बट इनकम होती है, इस बात की श्योरिटी है। इनकम जैसे जैसे शनि आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे शनि की डिग्रीज बढ़ेंगी, वैसे वैसे आपकी इनकम भी बढ़ने वाली है। तो धन लाभ के अच्छे सोर्सेस आपको मिलेंगे, बट 11वें भाव में बैठे, बट 11वें भाव पर जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो बड़े भाई बहनों के साथ में आपके रिलेशंस खराब हो सकते हैं, लेकिन वहीं आपको आपके सोशल नेटवर्क का, आपके सोशल सर्कल का साथ देखने में मिलने वाला है। तो शनि का राशि परिवर्तन आपके लिए कई मामलों में बहुत अच्छा है। भाग्य भावस्थ जब शनि होंगे तो उनकी दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी। जब तीसरे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में सुधार होगा, सोशल मीडिया से यदि आप जुड़े हुए हैं तो उस फील्ड में आपको ग्रोथ देखने में मिलेगी। बट हाँ, छोटे भाई बहनों के साथ में संबंध फिर खराब होने लगेंगे। छोटे भाई बहनों से जो आपको सहयोग मिलना चाहिए या जिस सहयोग की आप अपेक्षा करते हैं वो आपको इस वर्ष में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर होगी। और पड़ोसियों के साथ में संबंधों को थोड़ा सा मधुर बनाने का आपको प्रयत्न करना होगा। शनि की दृष्टि 6th हाउस पर होगी, ये आपके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि शनि जब 6th हाउस को देखेंगे तो शत्रुहंता योग की तरह ये रिएक्ट करने वाले होंगे और आपके शत्रु आपके सम्मुख नहीं आएंगे। जो भी लोग आपसे जलन की भावना रखते थे वो स्वयं ही नष्ट होने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यदि आप प्रयास कर रहे थे, नई नौकरी के लिए यदि आप प्रयास कर रहे थे, तो 29 मार्च के बाद में नई नौकरी की संभावना बनती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करके जॉब मिलने की योग आपके लिए बनते हैं। ऑलरेडी अगर आप गवर्नमेंट जॉब में तो थे तो डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि का गोचर ओवरऑल आपके लिए 2024 के कंपैरिजन में 2025 में 29 के मार्च के बाद में बहुत अच्छा होने वाला है। आपकी कई परेशानियों में जो है वो कमी आने वाली है। मैं ये कह सकता हूं कि कर्क राशि के जातकों के लिए जो वनवास चल रहा था वो वनवास एक तरह से समाप्त हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए 11वें भाव में संचरण कर रहे हैं और भाग्येश होकर के 11वें भाव में संचरण कर रहे हैं, आपके लिए अच्छा है। 14 मई तक गुरु का गोचर लाभ भाव में होगा, जिसके चलते यदि आपका विवाह नहीं हो पा रहा था तो आपको विवाह के लिए प्रयास करना चाहिए। विवाह के लिए योग आपके बने हुए हैं 14 मई तक। विवाह के लिए घर में अगर आप बात करना चाहते हैं, विवाह के लिए अगर आप एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। 14 मई तक का समय आपके लिए विवाह के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फेवरेबल मैं देखता हूं। साथ ही साथ यदि आप वो नव दंपत्ति जिनको संतान नहीं हो पा रही थी या संतान के लिए प्रयासरत थे, तो 14 मई तक संतान प्राप्ति के योग आपके लिए बनते हैं। आपको संतान के लिए प्रयास करना चाहिए। यदि आप लोग IVF की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे थे, IVF के प्रोसेस की तरफ जाना चाह रहे थे, तो 14 मई तक आपको IVF के प्रोसेस में जाने के लिए भी समय अच्छा है। बट 14 मई के बाद में विवाह के योग कर्क लग्न एवं कर्क राशि के जातकों के लिए गोचर के हिसाब से नहीं रहेंगे और संतान प्राप्ति के योग भी गोचर कुंडली के अकॉर्डिंग नहीं रहने वाले हैं। तो जो भी आपको संतान और विवाह से संबंधित बातों को आगे बढ़ाना है वो 14 मई तक ही बढ़ाना है। 14 मई के बाद में गुरु राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में जाएंगे। वैसे तो गुरु एक शुभ ग्रह हैं, 12वें भाव में जाते हैं तो गलत व्यय पर कंट्रोल लगाते हैं, व्यक्ति को परोपकारी और दयालु बनाते हैं, उसके धन को जो व्यय कराते हैं वो धार्मिक कृत्यों में कराते हैं, लोगों के हित में, जन के हित के लिए कराते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा होगा। वैसे भी आपके लिए गुरु भाग्येश होकर के 12वें भाव में है, तो भाग्येश जब 12वें में हो तो हमारे द्वारा यही सलाह दी जाती है कि आपको धर्म कर्म करना चाहिए, कुछ पैसों को डोनेट करना चाहिए। अपनी इनकम का हिस्सा यदि आप थोड़ा सा दान करते हैं, पूजा पाठ धर्म कर्म में लगाते हैं तो आपके लिए अच्छा रहता है। तो गुरु भाग्येश होकर के 12वें भाव में जाएंगे तो आप इन चीजों को करने ही लगेंगे तो आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। बट हाँ, ये चीज जरूर हो सकती है क्योंकि शनि 9th में होंगे तो आप चीजों को टाल सकते हैं कि अरे ये नहीं करना है, ये कल कर लेंगे, ये परसों कर लेंगे, तो उसको करने से बचिए। जिस भी काम की आप शुरुआत करें उस काम को एंड अवश्य ही करिएगा। यदि आपने काम को शुरू करके बीच में छोड़ दिया तो आपको आपके भाग्य का साथ नहीं मिल पाएगा, फिर कितनी ही अच्छी गोचर की स्थिति हो आपको ग्रोथ नहीं मिल पाएगी। तो जिस भी काम की आप शुरुआत करें उस काम को अंत जरूर ही करिएगा, उस काम को अंत अवश्य ही अपने हाथों से आपको करना होगा। गुरु जब
12th हाउस में बैठेंगे तो उनकी 5वीं दृष्टि 4th हाउस पर पड़ेगी। चतुर्थ भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने के चलते यदि आपके माता के स्वास्थ्य में परेशानी थी तो उसमें कमी आएगी। यदि आपको मेंटल पीस नहीं मिल पा रहा था तो आपको मेंटल पीस मिलने लगेगा। 14 ऑफ मई के बाद में सुकून के दिन एक तरह से आपके लिए आ जाएंगे, सुकून आप महसूस करेंगे और मेंटल स्ट्रेस में भी कमी आएगी। यदि आप बहुत दिनों से मकान लेना चाह रहे थे, आपका स्वयं का मकान नहीं बन पा रहा था, खुद का मकान आपका नहीं बन पा रहा था, तो स्वयं का मकान बनने के योग 14 मई के बाद में है। ऑलरेडी आपने कोई प्लॉट लेकर के रखा था, उस पर यदि कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा था तो 14 ऑफ मई के बाद में उसमें कंस्ट्रक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आपका एक मंजिला मकान था तो उसको 2 मंजिला बनाना चाह रहे थे तो 14 ऑफ मई के बाद में वो भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भूमि, भवन या वाहन को लेकर के किसी भी तरह की परेशानी थी, 14 ऑफ मई के बाद में वो अपने ही आप सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। पैतृक संपत्ति को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के यदि किसी तरह का विवाद था तो 14 ऑफ मई के बाद में वो भी एंड होता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है। गुरु की दृष्टि षष्ठ भाव और अष्टम भाव दोनों पर पड़ेगी। षष्ठ भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने के चलते पेट से संबंधित परेशानियां हो सकती है। आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान देना है, खान पान पर नियंत्रण लगा करके रखने की जरूरत है। भाग्येश गुरु होकर के 12वें बैठे हैं तो सात्विक दिनचर्या को फॉलो करिएगा। सात्विक डाइट यदि आप लेंगे तो कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। सात्विक खाना खाइए, बहुत ज्यादा तला भुना मसालेदार खाने से आपको बचना चाहिए। शत्रुओं को लेकर के किसी भी तरह की बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलताओं को लेकर के समय आ रहा है, किसी भी तरह की प्रतियोगिता होती है तो वो आपके लिए अच्छी होगी। प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ष आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। प्रेम संबंधों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा अच्छा भी मैं इसको नहीं कहूंगा, बहुत बुरा भी नहीं है। गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर होगी तो गुप्त विद्याओं की तरफ आपका मन बढ़ने लगेगा, ऑकल्ट साइंस की तरफ आपका मन लगेगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका थोड़ा सा मन जाने लगेगा, पूजा पाठ, धर्म, कर्म इत्यादि से आपका मन लगने लगेगा या पूजा पाठ करने की इच्छा आपके मन में डेवलप होगी। अंधविश्वास से आपको बस बचने का प्रयत्न करना चाहिए। राहु आपके लिए 9th हाउस में है और केतु आपके लिए 3rd हाउस में है। प्रेजेंटली 18 मई के बाद में राहु अष्टम भाव में आएंगे और केतु द्वितीय भाव में जाएंगे। केतु के द्वितीय भाव में जाने के चलते आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे, बट कुटुंबी जनों के साथ में आपके कुछ हद तक विवाद हो सकते हैं। आपकी वाणी की कड़वाहट की वजह से आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं, तो इस बात पर आपको ध्यान देना है। द्वितीय भाव में केतु के जाने से आपको धन इत्यादि को लेकर के तो कोई चिंता नहीं होगी, बट हाँ, आपकी वाणी की कड़वाहट की वजह से परेशानियां हो सकती हैं। अष्टम भाव में राहु का गोचर होगा। अष्टम भाव में राहु का गोचर होने के चलते कुछ परेशानियां भी होंगी तो कुछ लाभ भी होंगे। अष्टम भाव में राहु यदि है और आप शेयर मार्केट इत्यादि में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए अच्छा है। अकस्मात धन लाभ के योग 18 मई के बाद में बनेंगे, क्योंकि 8th हाउस का राहु आकस्मिक धन लाभ भी कराता है, परंतु नजर की शिकायत आपको बहुत ज्यादा महसूस होगी। हो सकता है कि आपको कुछ ही समय में लगने लगे कि आपको नजर लग रही है और नजर आपको लगेगी भी बहुत ज्यादा। इसके लिए मैं आपको उपाय बता दूंगा। कोई भी काम करना चाहें, कोई भी काम सोचें तो उस काम को सोचते ही ढिंढोरा पीटने से बचिएगा। यदि आपने किसी काम का ढिंढोरा पीट दिया तो वो काम तो बनने से रहा। तो जो भी काम करें, जो भी सोचें, प्लानिंग के साथ में करें, उस प्लानिंग को अपने तक ही सीमित रखें। जब वो काम हो जाएगा तो उस काम का शोर ही लोगों को बता देगा। आपको शोर करने की, आपको ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है। यदि आपने शोर कर दिया, पहले से ढिंढोरा पीट दिया, तो वो काम आपका नहीं बन पाएगा। इस बात को आप नोट करके रख लीजिए। अष्टम भावस्थ राहु अगर होंगे तो थोड़ा सा आपको हेल्थ का ध्यान देना है। जोड़ों में, नसों में, हड्डियों में दर्द की शिकायत, गुप्त रोग की स्थिति यदि आपके साथ में बनती थी तो डॉक्टर से जाकर के अवश्य ही मिल लीजिएगा। सींग वाले जानवरों से थोड़ा सा खतरा होता है, तो जानवरों से थोड़ा दूरी बना करके रखेंगे तो वही आपके लिए अच्छा होगा। अष्टम भावस्थ राहु की दृष्टि 12वें भाव पर, द्वितीय भाव पर होगी और चतुर्थ भाव पर होगी। द्वितीय भाव पर राहु की दृष्टि पड़ने के चलते गलत खान पान की आपको आदत लग सकती है और गुरु वहां बैठ करके पेट की परेशानी आपको देंगे। तो गलत खान पान से आपको बचना है, नहीं तो गलत खान पान की वजह से आपका धन का व्यय भी होगा और गलत खान पान की वजह से आपकी संगति भी बिगड़ेगी, जिस वजह से आपको नुकसान हो सकता है और घर का माहौल भी उसी वजह से कलहपूर्ण होगा। तो यदि आप गलत खान पान से, गलत संगति से बचे जाते हैं तो कोई बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। केतु की दृष्टि, जब केतु द्वितीय भाव में जाएंगे तो षष्ठ भाव पर, अष्टम भाव पर और दशम भाव पर होगी। षष्ठ भाव पर केतु की दृष्टि पड़ने से भी आपको कोई बहुत ज्यादा चिंता तो नहीं है, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी षष्ठ भाव पर पड़ रही है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम इत्यादि में आपको सफलता ही मिलेगी। प्रतिद्वंदियों के साथ में यदि आप कंपीट करते हैं तो उसमें आपका विकास ही होने वाला है। अष्टम भाव पर केतु की दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि वहां राहु बैठे हैं तो नजर इत्यादि की शिकायत, जिसके लिए मैं आपको उपाय बता देता हूं। केतु की दृष्टि दशम भाव पर होगी तो हो सकता है कि करियर में आपका थोड़ा सा आप डिटैच्ड फील करें या करियर में थोड़ी सी अनसर्टेनिटीज आए, बट उससे भी आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अन्य ग्रहों का जो गोचर है, जैसे कि शनि इत्यादि का है, वो आपके इस परेशानी से आपको ऑटोमेटिकली बचा रहा है। तो केतु की दृष्टि दशम भाव पर हो रही तो बहुत ज्यादा डिटैच्ड फील करने की जरूरत नहीं है। डिटैचमेंट अगर करियर को लेकर के आए भी मन में तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस भी काम को आप शुरू कर रहे हैं उसको एंड अवश्य ही करिएगा, नहीं तो आपको आपके भाग्य का साथ नहीं मिल पाएगा। ओवरऑल कर्क लग्न एवं कर्क राशि के जातकों के लिए ये 2025 का जो साल है मिला जुला रहने वाला है, पहले से बहुत अच्छा होने वाला है। अगर हम 2024 से कंपेयर करते हैं
तो 2025 आपके लिए काफी बेहतर है। कई नई उपलब्धियों को लेकर के आ रहा है। व्यापार इत्यादि में भी मैं ग्रोथ आते हुए देख रहा हूँ। व्यापार को विदेश से जोड़ना चाह रहे थे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वर्ष आपके लिए अच्छा है। तो कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं है, बस जिन सावधानियों को रखने को मैंने कहा है उनको आपको रखना चाहिए, क्योंकि यदि आपका आचरण, व्यवहार, गलत आदत आपको अगर लगती है तो वो आपके लिए परेशानी का कारण बन जाएगा। क्योंकि जब क्या होता है ना, जब बुरे समय से व्यक्ति अच्छे समय की तरफ जाता है तो गलत आदतों की तरफ अट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाता है। तो गलत आदतों से आने से अगर आप बच जाएंगे तो ये वर्ष आपके लिए ओवरऑल अच्छा हो जाएगा। उपाय के तौर पर 2 मंथ में एक बार इसको, मतलब पूरे वर्ष में 6 बार करना है कि कांच का पुराने शीशे का टुकड़ा ले लीजिएगा, मंगलवार के दिन अपने ऊपर से 7 बार घुमा करके इसको कहीं सुनसान जगह पर फेंक दीजिएगा। और शनिवार के शनिवार किसी भी ब्लैक डॉग को आपको सरसों तेल की 2 बूंद किसी रोटी पर लगा करके उसको खाने को दीजिएगा। अगर वो ना खाए तो उसमें कुछ मीठा लगा दीजिएगा जिससे उस चीज को वो खा ले। हनुमान जी की आराधना आपको करती रहनी है। शनि के ढैया से आप निकल जाएंगे उसके बाद भी हनुमान जी की आराधना आप करते रहिएगा। और गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का नित्य 3 माला आपको जाप करना चाहिए। बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा अर्पित करनी चाहिए और संभव हो तो बुधवार के दिन गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ यदि आप कर लेते हैं तो ये वर्ष आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा जाएगा। पूर्णिमा का व्रत करना भी आपके लिए बहुत अच्छा है। वैसे भी वो कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों को करना ही चाहिए ताकि मानसिक अशांति की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल सके। तो प्रिय दर्शकों, ये था कर्क लग्न एवं कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 का राशिफल। आशा करता हूं कि कर्क लग्न एवं कर्क राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।